बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, क्या रहेगा इस बार सीटों का समीकरण, कौन किसके लिए सिरदर्द बन रहा है। दोनों गठबंधन में एक एक नेता ऐसे हैं जो इस बार बागी तेवर अपनाए हुए हैं और दोनों गठबंधन की नींद चैन उड़ाए हुए हैं। एक तरफ महागठबंधन में सिर्फ टॉवल लगा हुआ है सीटों के बंटवारे और बिहार चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लगातार वहां भी अब जद्दोजहद लगी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। अपने वर्चस्व की लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहा है, सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक चीजों पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव इतना दिलचस्प क्यों हो रहा है, क्यों सभी की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है बिहार चुनाव को लेकर। सबसे पहले सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर जो नया समीकरण निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कितनी सीटों पे जो है वो एनडीए में किस तरीके से बात बन रही है, महागठबंधन में क्या कुछ बातें हुई है। तो बता दें हम आपको कि 101 से लेकर 102 सीटों तक जो है वो जदयू चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। एक सीटों का अंतर जदयू और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा। बड़े भाई की भूमिका में जो है वो जदयू रहने वाली है। वहीं चिराग को लगभग 28 से 30 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इसी गठबंधन के घटक दल है, तो ऐसे में सीटों के बंटवारे में इनका वाद भी काफी जरूरी माना जा रहा है। मांझी को लगभग 9 सीटें मिलने जा रही है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें मिलेंगी। अब इस बीच जो है इस गठबंधन में खींचतान चल रहा है कि क्या जो समीकरण निकल कर सामने आ रहा है, इस समीकरण में जो है वो सभी घटक दल जो हैं वो सहमत होंगे या फिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन अब जो है वो नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि इस बार क्या सीटों का समीकरण होगा और तब सब कुछ तय होगा। समय आने पे सब बता दिया जाएगा, सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। मैंने कहा ना कि सीट बंटवारा में कोई एनडीए में प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेता है और सही समय पर आपको सही जानकारी दे दी। वहीं चिराग भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट बोर्ड का होगा, उनकी पार्टी का होगा। अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो ऐसे में गठबंधन को और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ये एक अच्छी पहल हो सकती है। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूँ। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में जहां राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। इस बार समीकरण यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। एक तरफ कांग्रेस जहां 70 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद 2020 में इस बार 100 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं एक नया घटक दल भी इस बार
महागठबंधन में है और 60 सीटों की मांग जो है वो मुकेश सहनी कर रहे हैं। लेकिन जो सीटों का समीकरण बैठ रहा है वो ये है कि 140 सीटों पे लगभग आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 45 से 50 सीटें इस गठबंधन में मिल सकती हैं। अगर बात मुकेश सहनी की करें तो इसके पहले जब 2020 का विधानसभा हुआ था तो उस समय मुकेश सहनी एनडीए के घटक दल थे और 11 सीटों पे चुनाव लड़े थे। लगभग वही समीकरण इधर भी बन रहा है। मुकेश सहनी को 11 सीटें महागठबंधन में भी मिल सकती है, लेकिन इस बार मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी हर मंच से जो है उप मुख्यमंत्री होने का दावा भी कर रहे हैं। तो कहीं नहीं कहीं पेच यहाँ भी फंस सकता है कि एक गठबंधन में तीन ऐसे घटक दल जो हैं वो बिहार की सत्ता की उम्मीद करते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर अभी तक कांग्रेस में जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है। अब मुकेश सहनी ने जो है एक नया दाव चल दिया है जिससे यहाँ भी चिंता बढ़ने वाली है। वहीं अगर वाम दलों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में वाम दलों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इस बार उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। हालांकि वाम दलों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 36 सीटें जो है वो वाम दलों को महागठबंधन में इस बार मिल सकती है। तो ये रहा इस बार का सीटों का समीकरण। अगर गठबंधन के घटक दलों में सहमति बनती है तो इसी प्रकार से जो है इस बार की विधानसभा की सीटें जो है वो बांटी जाएगी। अब देखिए, ये तो सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन दोनों गठबंधन में एक ऐसे दल हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन की चिंता राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी एनडीए की चिंता बढ़ा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और बिहार दौरा कर रहे हैं और एक तरह से माना जा रहा है कि मन मुताबिक सीटों की मांग जो है वो कांग्रेस की है और उम्मीद तो ये भी है कि ऐसी सीटें कांग्रेस को मिले इस बार जहां से वो जीत दर्ज कर सके, जहां उनकी पूरी तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान 9 संकल्प यात्रा को लेकर पूरे बिहार घूमने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब इस गठबंधन में एक डर दिख रहा है कि चिराग पासवान जो है वो क्या 2020 वाला खेल फिर से 25 में करने जा रहे हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में चिराग को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने की वजह से चिराग ने अलग चुनाव लड़ा था और 135 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका नुकसान सबसे अधिक जो है वो जदयू को झेलना पड़ा था। ये वो सीटें थी जहां से जदयू ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि चिराग पासवान ने कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया, महज 1 सीटें जो है वो चिराग ने जीती थी, वो भी कुछ टाइम बाद उनके विधायक जो थे वो जदयू में शामिल हो गए थे। और 2020 के चुनाव में जो जदयू का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को जख्म दिए गए हैं, नीतीश कुमार इस जख्म को इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं और मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ऐसे में इस बार भी नीतीश कुमार पूरे तरीके से सतर्क हैं और 20 को मद्देनजर रखते हुए इस बार सीटों का समीकरण तय किया जा रहा है। डर ये भी है कि अगर चिराग और बीजेपी मिलकर उतनी सीटें अगर इन्हें दी जाती है और दोनों ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो नीतीश कुमार को जो है वो साइड किया जा सकता है और ये डर नीतीश कुमार के मन से जा नहीं रहा है, जिसके वजह से सीटों के समीकरण जो हैं इस तरीके से निकल कर सामने आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो सीट बंटवारे का समीकरण निकल कर आ रहा है, बात इसी पे बनती है या फिर आगे भी इसमें कुछ प्रतिक्रिया होती है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी जो है इसी तरीके की स्थिति दिख रही है। मुकेश सहनी हर मंच से ये कहते थक नहीं रहे कि इस बार जो है वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इस बार उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 60 सीटें चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी और मुकेश सहनी का जो है वो अच्छा केमिस्ट्री देखने को मिला था और खूब चर्चा हुई थी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यही कारण है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद जो है इस बार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का वर्चस्व जो है वो महागठबंधन में कांग्रेस की अपेक्षा अच्छी दिख रही है। कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन काफ़ी कम सीटें जीत पाई थी और इसका खामियाजा जो है वो 25 के चुनाव में भी भुगतना पड़ रहा है। इसके यही वजह है कि
तेजस्वी जो है इस बार अधिक सीट देने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा, अगर सीटों का बंटवारा इस तरीके से होता है तो महागठबंधन के घटक दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर 100 सीटों की जिद पर अगर कांग्रेस अड़ी रहती है तो इस बार तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस से किनारा भी कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस से किनारा करते हैं तेजस्वी यादव तो ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही होगा, तेजस्वी यादव को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपने इसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो दिल्ली में देखा था। आपसे अलग होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और आप जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी तेजस्वी जो है वो ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे। तो ये रहा सीटों का समीकरण, कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और इस बार किस तरीके से बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।